India's best learning app. वेलकम बैक बच्चों। क्लास 10th के साइंस को पढ़ रहे हैं हम लोग और साइंस में फिजिक्स देख रहे थे हम लोग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियल के बारे में चर्चा करी थी। अभी हम लोग देखने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस। देखो मैंने आपको बताया था पोटेंशियल होता क्या है। जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आते हैं तो उसके ऊपर में हमको कुछ वर्क करना पड़ता है और हमारे द्वारा किया गया वर्क डन उस पॉइंट पे एज अ पोटेंशियल जो है सो डिनोट होता है, जो चार्ज पे डिपेंड करता है। मैंने आपको फॉर्मूला बोला था पोटेंशियल का कि वहाँ पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ, W/Q। ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं पिछले क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो बुक का डेफिनेशन है, आप इसको बिल्कुल नहीं लिखो ना ही याद करो। मैं आपको फिर से लिखवाता हूँ, समझाता हूँ चीज़ों को। पहले ब्लैंक कर लो पहले तो सब फटाफट। चलिए एक सब कुछ को साफ कर लो, नया पेज ले लो, हो गया। अब उसके बाद ठीक है, चलो देखो समझिए। सपोज करो यहाँ मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है यहाँ A और एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पर B, ठीक है। सपोज करो अब हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं एक बार उठा के लाता हूँ इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट तक लाने के लिए मुझे इसके ऊपर में कुछ काम करना पड़ता है और वो जो मेरे द्वारा किया गया काम है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ W से। लेकिन चूंकि ये W ये काम A पॉइंट तक आने में किया गया है तो मैं इसका नाम रखता हूँ WA, वर्क डन एट अ पॉइंट A। अगर मैं इसी चार्ज को पॉइंट B तक लेकर के आऊँगा तो इसके लिए मुझे दूसरा काम करना पड़ेगा और उसको मैं डिनोट करता हूँ WB से। कहने का मतलब एक इनफाइनाइट डिस्टेंस के चार्ज को मैं एक बार एक पॉइंट पे लाया, फिर दूसरी बार दूसरे पॉइंट पे लाया, दोनों ही बार में मैंने दो अलग अलग तरीके से काम को करा। उस दोनों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ WA से और WB से। समझ में आ रही है बात। अगर मैं आपसे पूछूं कि A वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है तो आप कहोगे सर पोटेंशियल एट अ पॉइंट A इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको याद है, V इज इक्वल टू होता है W/Q। दैट मीन्स WA/Q, चूँकि चार्ज तो सेम है। लेकिन मैं जब बात करूंगा VB की, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट B की, तो आप कहोगे सर वर्क डन एट पॉइंट B/Q। ये बात आपको समझ में आया बिल्कुल बढ़िया से। अब एक बात देखो, ये पोटेंशियल A का है और ये पोटेंशियल B का है, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में दो अलग अलग जगह के पोटेंशियल के डिफरेंस को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रही है बात। ध्यान से समझो क्या करने वाले हम लोग। अगर हमको यहाँ निकालना होगा पोटेंशियल डिफरेंस तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, देखो सपोज कर लेते हैं कि A का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है और B का कम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर WA। जैसे सपोज करो लिखाएगा पहले तो VA माइनस VB, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, इसी को हम लोग कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे समझिए आप कि एक पॉइंट A है जहाँ का पोटेंशियल है 15 वोल्ट, एक पॉइंट B है जहाँ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो VA माइनस VB, 15 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो जो PD है वो कितना निकलेगा, 5 वोल्ट। PD कितना निकल करके आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट। एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं इसी के लिए, तो VA के जगह पर आप यूज़ करोगे WA/Q माइनस WB/Q। समझ में आ रही है बात। जहाँ पर WA क्या है, काम किया गया वर्क डन एट अ पॉइंट A, एंड WB है वर्क डन एट अ पॉइंट B। दूसरी बात, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ देखो ध्यान से 1/Q को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, वर्क डन बाई एट अ पॉइंट A माइनस वर्क डन एट अ पॉइंट B। यानी आप इसको कह सकते हो चेंज इन वर्क डन। जब भी कहीं पे डिफरेंस होता है तो हम उसको लिख सकते हैं चेंज इन वर्क डन। और चेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है फिजिक्स में डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। यानी हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, नीचे कर लो इसको फटाफट, हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वर्क डिवाइडेड बाय, नीचे कौन वेट कर रहा था, Q, चेंज इन वर्क डिवाइडेड बाय Q। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर ये W, चेंज इन W क्या है, हम ये क्या है, ये चेंज इन वर्क है। आपको याद हो गया।
चीज़ें आपको समझ में आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस का एक और फार्मूला हमने देखा। तो इस तरीके से लगातार फार्मूलाज बनते जा रहे हैं। और देखो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी वी ही होता है, वोल्ट ही होता है, क्योंकि 15 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट ऑब्वियसली बच क्या रहा, वोल्ट ही ना, तो यहाँ वो चीज़ भी सेम रहेगा। ठीक है ना। तो याद रखना है, जैसे कि वोल्ट का फॉर्मूला आपको याद है ना, क्या होता है W/Q। तो उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि चेंज इन वोल्ट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, तो कह लोगे चेंज इन W/Q। थोड़ा सा बस माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में, हम लोग दोनों को एज एक तरीके से ही ट्रीट करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। इसमें एक दो पॉइंट लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर में। सबसे पहला पॉइंट लिखो द पोटेंशियल डिफरेंस PD between 2 points, the potential difference between 2 points is the amount of work done in moving a positive charge या a unit positive charge moving a unit positive charge from point A to point B, या फिर इसी को आप कहोगे फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कुछ भी। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। यानी अगेन फॉर्मूला वही हो गया P इज इक्वल टू W/Q। लेकिन हम और आप ये बात समझ रहे हैं कि यहाँ जो W है वो क्या है, चेंज इन W है, मतलब चेंज इन वर्क है। ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है। जिस तरीके से पोटेंशियल को हमने कहा था स्केलर क्वांटिटी, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये बात भी आप लिख लीजिए। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। अगली बात जो आपको लिखना है इसके बारे में, वही जैसे उसका SI यूनिट वोल्ट था, इसका भी SI यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। रिप्रेजेंट करेंगे इसको V से, है ना। अगर यहाँ पर आपसे 1 वोल्ट का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप फिर से वही बात कहोगे कि जब 1 जूल का चार्ज 1 कूलम्ब, 1 जूल का काम 1 कूलम्ब के चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ले जाने में खर्च हो जाए, हम उसको कहेंगे क्या, 1 वोल्ट। डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो लिखोगे इफ़ द वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट A टू पॉइंट B देन दिस इज नोन एज 1 वोल्ट। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लो इसके ऊपर में, 1-2 क्वेश्चन करके दिखाओ ताकि मैं समझूं कि हाँ पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ गया। लिखिए इफ 500 जूल वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 25 कूलम्ब, मूविंग अ चार्ज ऑफ 25 कूलम्ब from a point to another point, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक एक चार्ज को मूव किया गया है। सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट A है और यहाँ से B तक एक चार्ज को मूव किया गया, जिस पे यहाँ जो इसका चार्ज जो है वो कितना है, 25 कूलम्ब है। क्यों कितना है, 25 कूलम्ब। दूसरी बात, इस काम को करने के लिए जो वर्क डन हुआ है वो हुआ है 500 जूल का। तो अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछ लूँ पोटेंशियल डिफरेंस का, तो आप कहोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है चेंज इन वर्क अपॉन चार्ज। तो यहाँ जो चेंज इन वर्क है या फिर वर्क डन है वो 500 जूल है, मतलब V इज इक्वल टू W/Q। W के जगह पर 500, W के जगह पर 500 और Q के जगह पर 25। तो 25 2 ज़ा 50 20। डैट मीन्स कि यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है, 20 वोल्ट का है। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 20 वोल्ट का है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। चलो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को, अच्छा देखो ये वोल्ट सुन करके तुमको एक बात दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे हम लोग किसी बैटरी को देखते हैं, सेल को, आपके घर में जो कोई सेल होगा रिमोट के अंदर में लगा हुआ, टॉर्च के अंदर में लगा हुआ, तो आप ध्यान से देखोगे कि उस बैटरी पे लिखा हुआ रहेगा 5 वोल्ट ऐसा कुछ कर करके। तो इसका मतलब होता है कि इस बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 5 वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ, देखो बैटरी में जिस दर प्लस लिखा हुआ रहता है ना, वो डिनोट करता है हाई पोटेंशियल को। किसको दिखाता है वो,
हाई पोटेंशियल को, जिधर नेगेटिव लिखा हुआ रहता है वो दिखाता है लो पोटेंशियल को, और यहाँ पर जो फ्लो होता है करंट का वो प्लस टू माइनस की तरफ होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक, जहाँ हाई पोटेंशियल होगा वहाँ लेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जहाँ लो पोटेंशियल होगा वहाँ हाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का लगातार मूवमेंट होते रहता है। ये बात हमको याद रखना होगा। करंट का जो फ्लो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तभी ना यहाँ हाई है तो लो की तरफ गया, और जबकि करंट यहाँ हाई है तो लो की तरफ आया। यहाँ करंट हाई, इलेक्ट्रॉन लो, यहाँ इलेक्ट्रॉन लो, करंट सॉरी इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पर हाई और करंट लो। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। भूल जाओगे क्या? भूल जाओगे ना? लिख ही लो इसको, लिखिए, नोट करके लिखो। लिखो इलेक्ट्रॉन फ्लोज, लिखो, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन इसी को बोलते हैं, ये कन्वेंशन है जो हम लोग माने हुए हैं, ठीक है। लिखो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, टू हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ क्या होता है? फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन 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 करंट फ्लो, करंट फ्लो फ्रॉम, करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्या समझा हमने? इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। सपोज करो यहाँ है बैटरी का ये पॉजिटिव एंड है, ये निगेटिव एंड है, तो पॉजिटिव एंड है मतलब हाई पोटेंशियल, निगेटिव एंड है मतलब लो पोटेंशियल। अब चूंकि हाई पोटेंशियल है तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, लेकिन हाई पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लेस होता है, लो पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन हाई होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। याद रखना है इस बात को, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, करंट के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है। आपने देखा है ना, याद करो, सपोज करो ये मेरे सामने एक बकेट है, एक ऐसा कुछ बर्तन है, इस बर्तन में मैं बीच में एक दीवार खड़ा कर देता हूँ, कोई बीच में एक कंपार्टमेंट बना देता हूँ मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं पानी डाल दिया इस लेवल तक, और इस वाले साइड में भी पानी इसी लेवल तक है, मतलब दोनों तरफ पानी का लेवल सेम है। तो जब दोनों तरफ पानी का लेवल सेम है, अगर मैं इसमें से कंपार्टमेंट को हटा भी दूं, फिर भी पानी का फ्लो ना तो इधर होगा ना ही इधर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही तरफ का पोटेंशियल इक्वल है। लेकिन अगर उसी जगह पर कुछ इस तरीके से बने, कंपार्टमेंट बीच में रहे, इधर पानी बहुत हाई पोटेंशियल रहे, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ रहे, यहाँ पानी कम रहे, तो तब जब मैं बीच का गेट खोलूँगा, कंपार्टमेंट को हटाऊँगा, तो यहाँ वाला पानी इस तरफ मूव हो जाएगा। मतलब हमेशा कोई भी चीज़ हाई से लो की तरफ मूव होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल का डिफरेंस ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए। समझ में आ रही है बात? समझो ऐसे, सपोज करो ये तुम्हारा एक कंडक्टर है, एक वायर है, जिस वायर में यहाँ का पोटेंशियल है 5 वोल्ट और यहाँ का भी पोटेंशियल है 5 वोल्ट। तो चूंकि दोनों ही एंड पे जो पोटेंशियल है वो सेम है, तो जब पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा? 5 - 5 0। अब जब पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है, जब देखो जो हाई होगा उधर से लो की तरफ जाएगा, जब दोनों बराबर ही है तो फ्लो नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? यानी हमने सीखा कि करंट के फ्लो होने के लिए देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस। वहाँ पर क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए, ताकि करंट इजीली फ्लो हो सके। ठीक है ना? याद रहेगा आपको? ठीक है, चलो। अगर कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा, ये बात हमें याद रखनी है। अच्छा एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कभी ये नेगेटिव नहीं होता है। कहने का मतलब कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे करवा रहा हूँ। सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब पोटेंशियल है, मतलब वी ए जो है वो है हमारा 20 वोल्ट, और यहाँ का जो पोटेंशियल है वी बी वो है 15 वोल्ट। मैं आपसे पूछूंगा कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? तो डिफरेंस हमेशा निकलता है हाई माइनस लो।
समझ में आ रही है बात? जैसे मान लो मैंने कहा कि 5 और 10 में कितने का डिफरेंस है, तो आप ये नहीं कि 5 में से 10 का घटाओगे, आप नहीं कहोगे कि -5 का डिफरेंस है, आप कहोगे मात्र 5 का डिफरेंस है। अगर मैंने पूछा 10 और 5 में कितने का डिफरेंस है, फिर भी आप कहोगे 5 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस में हमेशा जो लार्जर वैल्यू होता है उसमें से स्मॉलर को घटाते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ निकालोगे, लिखोगे VA ग्रेटर देन VB, हेंस VA माइनस VB दैट इज 20 माइनस 15 दैट इज 5। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा, कल को अगर कुछ ऐसा हो जाए, यहाँ रह जाए 15 वोल्ट और यहाँ रह जाए 20 वोल्ट, ये है VA और ये है VB, तो यहाँ आपसे जब पूछा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस तो आप कहोगे कि सर VB इज ग्रेटर देन VA, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू VB माइनस VA, अगेन 20 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट, और फिर से सॉल्व होके ये आ गया कितना 5 वोल्ट, यानी दोनों ही केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सेम है। ठीक, चलो कल को एक और सिचुएशन आ गया, अगर मान लो यहाँ पर सपोज करो 15 वोल्ट और अगेन यहाँ पर भी 15 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, 15 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट, दैट मीन्स कि 0 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। और इस केस में क्या कहोगे, नो करेंट फ्लोज, नो करेंट फ्लो, यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। एक एक बात को लिखना है, तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ रहना चाहिए सारा ये चीज़ जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। यानी इसका मतलब हुआ कि कंटिन्यूअस करंट के फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल सेल। वो जो इलेक्ट्रिकल सेल होता है हमारा, वो उसके अंदर में केमिकल एनर्जी कुछ होते हैं जो कन्वर्ट होते रहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लिख लो फटाफट, हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिकल सेल। इलेक्ट्रिक सेल, सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, एक बड़ा टर्मिनल होता है, एक छोटा टर्मिनल होता है, और इस बड़े टर्मिनल को हम लोग पॉजिटिव साइन समझते हैं और नेगेटिव वाले को, छोटे वाले टर्मिनल को नेगेटिव मानते हैं। और यहाँ पर में जो है हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है, बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। एक इलेक्ट्रिकल सेल के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सेल के अंदर में केमिकल्स भरे हुए रहते हैं और इस कारण से वहाँ पर रिएक्शन होता है, और जिस कारण से केमिकल एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट होता है किस में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आ गई बात, छाप लेना इसको फटाफट, ठीक है ना। चलो एक और बात लिख लो उसमें कि द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इलेक्ट्रिकल सेल्स, the combination of many electrical cells is called battery। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सेल को देखो, ये प्लस माइनस एक सेल है, अगेन ये प्लस माइनस एक सेल है, ये प्लस माइनस एक सेल है, ये प्लस माइनस एक सेल है, एक प्लस माइनस सेल है, प्लस माइनस सेल है, तो ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 सेल, 2 या 2 से ज़्यादा बहुत सारे सेल्स को हम लोग एक साथ कंबाइन कर देते हैं और ये सबका फाइनल प्लस निकलता है और ये सबका फाइनल माइनस निकलता है, यही कहलाता है बैटरी। बैटरी के अंदर में बहुत ज़्यादा सेल्स को हम लोग एक साथ सीरीज़ में जो है सो अटैच करके रखते हैं। आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई है, और अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई है बहुत ही बढ़िया से, तो फिर हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो शुरू करेंगे आज, जो कि है इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत मज़ा आने वाला है उसमें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आखिर सर्किट होता कैसे है, कैसे हम लोग सर्किट को फॉर्म करते हैं, किसको ओपन सर्किट बोलते हैं, किसको क्लोज सर्किट बोलते हैं, तो वो सब हम लोग देखने वाले हैं। फटाफट वीडियो को नहीं पॉज नहीं करना है, चल ही रहा है। करना क्या है तुमको, ये इसको अगर तुम लिख लिए हो तो छाप के ख़त्म करो और नेक्स्ट हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये लगभग तुम्हारा तीसरा या चौथा क्लास होगा अभी इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर में। इस वीडियो को देखने के बाद तुम सारा बच्चा अभी तुरंत वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा, सबके पास लगभग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस वीडियो को देखने के बाद एक एक करके सारा बच्चा मुझसे कांटेक्ट करेगा। जो फ़ोन कर सकता है फ़ोन करना, वरना चैट पे मैसेज करना और बात करना। इसमें जो भी डाउट्स है उसको अभी ही क्लियर कर लेना, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में जब आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए उस वीडियोस के लिए आपके अंदर में कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए, वरना फिर समझने में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और आप अगर कांटेक्ट करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आप कितना समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है ना।
चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या देख रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो बच्चों, सर्किट क्या होता है आपने पहले भी सुना होगा ना। सर्किट क्या होता है? दिस इट इज़ अ पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के पाथ को जब हम ड्रॉ कर लेते हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट। लिखिए इसके नीचे में, द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सर्किट। फिर से सुनो, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के पाथ को ही हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात लिखिए, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट involving the symbol of appliances, the symbol of appliances is called circuit diagram। फिर से सुनो, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जिसमें केवल और केवल इलेक्ट्रिक के पास होने का, करंट के पास होने का रास्ता हो, लेकिन उसमें रास्ता के साथ साथ अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का सिंबल भी हो, जैसे कि बैटरी है तो बैटरी का सिंबल हो ऐसे, ठीक है ना। अगर उसमें स्विच है तो स्विच का सिंबल हो, अगर उसमें कोई अप्लायंसेस रेसिस्टेंस है तो उसका सिंबल हो, तो सारे सिंबल्स को यूज़ करके अगर हम सर्किट को तैयार करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा सर्किट डायग्राम। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको वही जानना है आज, ठीक है ना। तो फटाफट से नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, इस चैप्टर में यूज़ होने वाले तमाम तरह के सर्किट डायग्राम्स को, कंपोनेंट्स को, उनके सिंबल्स को, ताकि हमको वो चीज़ याद रहे। चलिए तो एक टेबल बना लो, एक तरफ लिखो कंपोनेंट्स, एक तरफ लिखिए कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट और दूसरी तरफ लिखो उसका सिंबल, ठीक है ना। अगर इतना किया हुआ हो गया तो सबसे पहला जो सर्किट हो कंपोनेंट है वो है हमारा वायर। जैसे ही हम कहीं पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे तो मोस्ट फंडामेंटल चीज़ जो हमारे पास होना चाहिए वो एक इलेक्ट्रिकल वायर होना चाहिए, जिससे होकर करंट पास आउट होगा। और उस वायर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंपली लाइन से। एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे, वही कहलाएगा वायर। दूसरी बात, जब हम सर्किट बनाएंगे तो कहीं कहीं हमको वायर को जोड़ना पड़ेगा, वायर का जंक्शन बनाना पड़ेगा। जंक्शन से कुछ याद आ रहा ना? हाँ, CBSE जंक्शन, वैसे ही वायर का जंक्शन। तो वायर का जंक्शन क्या होगा यहाँ पर? वायर जंक्शन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? देखो यहाँ पर सपोज करो ये वायर का एक रास्ता था और यहाँ कोई दूसरा वायर आके मिल गया, तो इस तरीके से हम बनाते हैं वायर जंक्शन, ठीक है। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ दो या दो से ज़्यादा रास्ता या फिर कोई लिंक वगैरह आके आपस में ज्वाइंट हो जाए, ठीक है ना। जैसे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आपके टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारा कैरियर कोर्सेज आपस में लिंकअप हुआ है, मिला हुआ है, मिलते हैं आकर के, हम लोग आपसे मिलते हैं। तो ये भी एक जंक्शन है, एक प्लेटफॉर्म है जिसका मैंने नाम रखा है CBSE जंक्शन। उसी तरीके से हम लोग देखें वायर जंक्शन, ठीक है ना। देखो एक बात समझिए आप, वायर जंक्शन में जब होगा तो वहाँ दो केस पॉसिबल है ना। आपने देखा है, सपोज करो एक तार ऐसे गया हुआ और एक तार ऐसे गया हुआ है, तो यहाँ दो तरह का बात पॉसिबल है। या तो ये तार इससे कनेक्टेड होकर के जाए, इसको टच होकर के जाए, यानी तब करंट सब तरफ फ्लो हो जाएगा। और या तो इसको टच होकर के नहीं जाए, यहाँ तक आए और यहाँ होने के बाद जस्ट इसके ऊपर से चला जाए। समझ में आ रही है बात, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? कनेक्टेड जंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? कनेक्टेड जंक्शन। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन कनेक्टेड जंक्शन। चलो आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगला कंपोनेंट बनाइए बल्ब। हम लोग जो बल्ब यूज़ करते हैं उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो देखो इस तरीके से हमारा बल्ब होगा, ठीक है ना, और ये हमारा उसके बीच में रेसिस्टेंस होगा।
आप थोड़ा सा और अच्छा से बना लेना इसको, ठीक है। और अगर इस बल्ब पे ऐसे लगा दोगे तो इसका मतलब है कि ये जल रहा है, और अगर ये नहीं लगा हुआ रहेगा इसका मतलब है कि वो बुझा हुआ बल्ब है या फिर स्विच ऑफ है। अभी ये ऑन चल रहा है, अभी ये बल्ब क्या है, ऑन है। और जब हम इस बल्ब को कुछ ज़्यादा ही हेवी बल्ब हो गया इस बार, जब हम इस बल्ब को ऐसे रखेंगे इसका मतलब है कि इसका स्विच क्या है, ऑफ है, ये बल्ब नहीं जल रहा है। चलिए उसके बाद लिखिए रेसिस्टेंस, बहुत यूज़ करेंगे हम लोग इसको। रेसिस्टेंस में जो सिंबल है वो इस तरीके से आप बनाइएगा, ये भी 2 तरीके का होता है, यही है आपका रेसिस्टेंस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस अगर ऐसे लिखा हुआ रहे तो ये नॉर्मल कांस्टेंट रेसिस्टेंस कहलाता है। इसका एक दूसरा भाई है जिसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल रेसिस्टेंस। क्या होगा वो, वेरिएबल रेसिस्टेंस, या उसी को किसी किसी बुक में लिखा जाता है रियोस्टेट। क्या लिखते हैं उसको, रियोस्टेट, ठीक है। चलिए, हालांकि आपके 10th के लेवल में ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप समझना इस बात को। वेरिएबल रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो वैरी करता रहेगा। वो क्या करता रहेगा, वैरी करता रहेगा। और उसका सिंबल होता है, आप इसको ऐसे लिखिए और ऐसे लिख के बीच में कहीं पर ऐसे जो है सो एक कट बना दीजिए, एक ऐसे कैंसिल कर दीजिए, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेरिएबल रेसिस्टेंस। समझ में आ गया बात। अच्छा, इसका यूज़ क्या है बताऊंगा मैं। आप देखते हो ना कि आपके घर में पंखा को कम और ज़्यादा करने वाला, पंखा के स्पीड को कम और ज़्यादा करने वाला स्विच लगा हुआ रहता है। उसका काम क्या है, वो जब ज़्यादा रेसिस्टेंस रोकता है, रेसिस्टेंस हाई कर देता है तो पंखा कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम हो जाएगा, और जब रेसिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। तो वैसे डिवाइसेज जिसमें रेसिस्टेंस कम ज़्यादा होते रहते हैं, आप देखते हो आयरन यूज़ करते हो, उसमें भी उसको कम हीट ज़्यादा हीट करते हैं हम लोग। माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते हैं, तो अलग अलग चीज़ों पे अब आजकल वेरिएबल रेसिस्टेंस का भी यूज़ होने लगा है, आपको ये बात याद रखना है। चलिए अगला कंपोनेंट लिखो, स्विच। स्विच जो होता है वो 2 तरह का होता है, या तो वो क्लोज होगा या तो वो ओपन होगा, है ना। तो स्विच हमारा अगर क्लोज है तो वो इस तरीके से डिनोट होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ऐसे, और फिर ये रहा हमारा पॉइंट। अभी तो ये ओपन हो गया ना, हमको क्लोज रखना है। क्लोज रखना है तो क्या करोगे, इसको बस ऐसे हो गया, ये हो गया हमारा क्लोज। लेकिन जब हम ओपन स्विच का बात करेंगे तो उसमें देखो ऐसे होगा, ये एक स्विच है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ऐसे। अभी ये ओपन है, बीच में क्या है, एयर है, मतलब इंसुलेटर है, अभी करंट पास आउट नहीं होगा। ये स्विच ओपन है और ये स्विच क्लोज है। जब हमारा स्विच क्लोज होगा तो सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मतलब करंट का फ्लो ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हमारा क्लोज सर्किट है तो हम लोग उसको ऐसे डिनोट करते हैं, अगर हमारा ओपन सर्किट है तो उसको हम लोग केवल ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये भी आप लिख लीजिएगा कहीं पर, क्लोज सर्किट को ऐसे डिनोट करते हैं, बीच में एक पॉइंट डाल दोगे, और ओपन सर्किट में बीच में पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है। आई होप इतनी सारी बातें समझ में आ गई। चलिए उसके बाद अगला कंपोनेंट लिखिए, अमीटर। अमीटर में ऐसे लिखो, ए एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, दूसरी तरफ लिखो वोल्ट मीटर, इसमें भी V माइनस प्लस, कुछ भी होगा, इधर प्लस उधर माइनस, कुछ भी। अमीटर लगता है सीरीज़ में, ये लगता है पैरेलल में। उसके बाद गैल्वेनोमीटर, उसका क्या होता है, कैपिटल G, और उसको भी इस तरीके से आप ऐड कर दीजिए सर्किट के अंदर में प्लस माइनस लगा करके। नेक्स्ट है फ्यूज़। फ्यूज़ को आप दिखाते हैं कैसे, फ्यूज़ को दिखाने के लिए एक तरीका होता है, आप ऐसे बनाते हो, एक ऐसा सर्किट बना लो और फिर ऐसा बना लो, इस तरीके से। ये हमारा है क्या, फ्यूज़। फ्यूज़ के बाद अगला कंपोनेंट लिखिए, सेल। सेल को डिनोट करते हैं ऐसे, प्लस माइनस। सेल के बाद लिखो बैटरी। बैटरी को डिनोट करते हैं ऐसे, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सेल्स। यही हो गया हमारा क्या, बैटरी, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो बच्चों एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग अभी जितने भी सर्किट्स को देखेंगे उसमें इससे ज़्यादा कोई और नया कंपोनेंट आपको नहीं मिलने वाला है। बस इतने ही कंपोनेंट्स में आप काम चला लोगे।
आप कहोगे कि सर कल को अगर मेरे सर्किट में पंखा लगा हुआ है तो पंखा तो आप बनाए नहीं ना। तो देखो जितने भी तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है ना, हम सारे ही अप्लायंसेज को इस तरीके से दिखा देंगे। उसको मान लेंगे हम रेसिस्टेंस। क्या मान लेंगे? रेसिस्टेंस। आखिर कोई भी अप्लायंसेज है तो वो बिजली कंज्यूम करता है ना भाई, तो बिजली जो वो कंज्यूम करेगा वो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा ऑब्वियसली, तो हम उसको रेसिस्टेंस मान के काम चला लेंगे। वरना कल को कहेगा कोई सर पंखा बनाइए, कोई टीवी बनाइए, फ्रिज बनाइए, तो सबका सिंबल पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? बढ़िया से एक बार रिवाइज कर लो फटाफट सारा चीज़, देख लो फटाफट से क्या क्या था। सबसे पहला वायर है, वायर के बाद वायर जंक्शन है, उसके बाद कंजंक्शन वायर जंक्शन में दो तरह का हो गया, कनेक्टेड नॉन कनेक्टेड। उसके बाद बल्ब है, बल्ब को देख लो ऑन ऑफ। उसके बाद रेसिस्टेंस है, वेरिएबल रेसिस्टेंस है। फिर हमारा स्विच है, अमीटर है, वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर है, फ्यूज़ है, बल्ब है, बैटरी है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अगर आ गई है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नया पेज ले लेते हैं हम एक, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का टाइप बहुत ही इजी है, बेसिक दो टाइप आपको पढ़ना है। पहला लिखो क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट वैसा सर्किट जिससे होकर करंट फ्लो होगा, जिससे होकर करंट फ्लो होगा, हम उसको बोलेंगे क्लोज सर्किट। एक बात समझो आप, जैसे मान लो कि यहाँ बैटरी निकाल दिए दो तार, अब अगर बीच में ये जब खुला, जैसे मान लो कि तार निकाल दिया, ये हमारा बैटरी है, खराब बना है फिर भी देख लो, और यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर ये देखो तो सर्किट यहाँ से निकला, यहाँ तक गया, यहाँ बल्ब से होकर के इलेक्ट्रॉन वापस पास होकर यहाँ आ गया। तो इस केस में आप देख रहे होगे कि यहाँ कहीं भी रास्ता खुला हुआ नहीं है, मतलब ये सर्किट कैसा है? ये सर्किट क्लोज है। और जब सर्किट क्लोज होगा तब करंट फ्लो होगा, तब आपका जो अप्लायंसेज है, जो बल्ब है, वो काम करेगा, स्विच ऑन रहेगा, ठीक है ना। तो क्लोज सर्किट में क्या लिखा आपने? करंट फ्लो। एक काम करो, एक डायग्राम बना लो इसका। ये देखो बैटरी है, यहाँ से निकला एक तार और यहाँ पर लगा दो बल्ब। लग गया? लेकर के आओ, यहाँ एक दूसरा रेसिस्टेंस लगा लो कोई। लग गया? उसके बाद फिर से लेकर आओ, यहाँ अमीटर लगा लो। इसके दोनों टर्मिनल पे चाहो तो वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो, ठीक है ना। इसके दोनों टर्मिनल पे चाहो तो लगा लो वोल्ट मीटर। हम लोग ये कॉम्प्लेक्स सर्किट बना रहे हैं जिसमें हम सारा ही चीज़ यूज़ कर ले रहे हैं। क्या छूट रहा है? हाँ, की छूट रहा है, की। एक की भी लगा लो। की कहने का मतलब ओपन या क्लोज करना है। तो देखो एक यहाँ पर स्विच है और फिर यहाँ पर से जो है सो तार ऐसे ले लो और फिर इसको इसमें ऐसे जोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो ये टच कर रहा है ना, टच कर रहा है मतलब स्विच क्या है? ऑन है। घर का स्विच ऑन होगा तो सर्किट ऑफ होगा, उल्टा रिलेशन है। स्विच ऑन, बल्ब जला, बल्ब जला मतलब सर्किट क्लोज हुआ, सर्किट कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। स्विच ऑफ मतलब सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया मतलब ओपन सर्किट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट ड्यू टू क्लोज स्विच। यहाँ पे स्विच भी क्या है? यहाँ पे स्विच क्या है आपका? ऑन है। स्विच ऑन कह लो और क्लोज कह लो, ऑन भी है और क्लोज भी है। जब ऑफ होगा तो ओपन हो जाएगा, याद रखना। ये हमारा पहला सर्किट था। नेक्स्ट दूसरा लिखो, ओपन सर्किट। कैसे बनाएंगे इसको? ध्यान से देखो, ये हमारा बैटरी हो गया, बैटरी से निकालो, एक बल्ब लगाओ, ठीक। एक रेसिस्टर लगा दो, एक अमीटर लगा लो मेजर करने के लिए, और यहाँ पर देखो तो देखो, समझिए बीच में क्या है? बीच में एयर है ना, इंसुलेटर है ना, मतलब यहाँ पर आपका स्विच क्या है? आपका स्विच यहाँ पर क्या है? ऑफ है। और जब स्विच ऑफ होगा तो सर्किट क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा या ओपन हो जाएगा। सर्किट क्या हो जाएगा? ओपन। जब सर्किट ओपन हो जाएगा तो बल्ब क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, याद रखना, ठीक। तो इस तरीके से देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट्स। हमने इन चीज़ों को पढ़ा।
ठीक है, कुछ बेसिक बात आप याद रखिए जो हमको अभी जानना होगा इस चीज़ को पढ़ने के साथ साथ। ध्यान से देखो, एक बात और लिख लो सर्किट के बारे में, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ओम्स लॉ उसको शुरू करेंगे। 10th में इलेक्ट्रिसिटी वर्ड, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम आते ही आपके दिमाग में जो एक सवाल सबसे पहले आता है वो ये ओम्स लॉ, क्योंकि रिपीटेडली बार बार पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। उससे पहले एक बात लिख लीजिए, अ सर्किट इज क्लोज्ड और ओपन, इट डिपेंड्स ऑन स्विच। आप अपने घर में जो स्विच लगाते हो इसका काम ही होता है सर्किट को क्लोज करना या ओपन करना। एक दिन उसको खोल के देखना है ना, अगर घर में डांट नहीं पड़े, मार नहीं पड़े, और नहीं खोलना नहीं, करंट लगने का डर है। कभी बाहर से एक स्विच अगर तुमको कहीं बाहर निकला हुआ मिले उसको खोल के देखना। स्विच में जो ये पुट होता है ना ऊपर नीचे, हाँ बचपन में मज़ा आता होगा, उसको बैलेंस करके देखते होगे, स्विच को बीच में ला करके रोक के देखते होगे, है ना। हाँ, तो उसको जब देखोगे ना तो उसमें क्या होता है कि जब आप उसको ऑन करते हो तो सर्किट क्लोज हो जाता है, और जब ऑफ़ कर देते हो तो सर्किट ओपन हो जाता है ना। इस तरीके से वहाँ पे रहता है कॉम्बिनेशन, ऐसा और ऐसा। जब आप इसको पुट कर देते हो तो वो इसमें टच करने लगता है, करंट पास होता है। जब ऊपर पुट कर देते हो तो वापस ही उठ जाता है। समझ में आ रही है बात? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और जो बेसिक चीज़ें हैं हमने देखी वो कल से हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, उसके ऊपर में ग्राफ देखेंगे, बहुत सारे ओम्स के लॉ को देखेंगे, उसको प्रूफ करेंगे, ओम्स लॉ पे ग्राफ को बिठाएंगे और चीज़ों को आगे आगे देखते चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को पॉज करिए, जो चीज़ें समझ में नहीं आए वो पूछिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओम्स लॉ को पढ़ेंगे, और यहाँ से हम लोग एक स्पीड पकड़ेंगे और अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे फटाफट से, ताकि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए। थैंक यू। India's best learning app.